हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में मगध राज का उत्कर्ष एवं सिकंदर। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनको भी हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का 13वां टॉपिक, मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे। तो मगध के जो है सबसे प्राचीन वंश अर्थात सबसे पहले जो वंश आए थे उसके संस्थापक कौन थे? तो बृहदर्थ थे। बृहदर्थ इस वंश के संस्थापक थे, इसलिए इस वंश को जो है बृहदर्थ वंश के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी ग्रीवरिज, जिसे वर्तमान समय में राजगीर कहा जाता है, थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। जरासंध जो है वो बृहदर्थ का पुत्र था। वंश में जो है 10 राजा हुए, लेकिन कहा जाता है कि बृहदर्थ का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध की गद्दी पर बिंबिसार कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में बैठा था। और इसने किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि बृहदर्थ वंश का अंतिम राजा जो है रिपुंजय था। कहा जाता है कि उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। तो बृहदर्थ वंश का शासनकाल वहीं पे समाप्त हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक अन्य दरबारी महीय ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। तो किसने बैठाया था? तो महीय ने अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। और कहा जाता है कि हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? तो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे, लेकिन इनको गद्दी पर बैठाया था इनके पिता महीय ने, जो रिपुंजय के ही दरबारी थे। अर्थात बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार ने किसको हरा करके अंगराज को मगध में मिला लिया? तो ब्रह्मदत्त को हराकर। और यहाँ का उपराजा किसे नियुक्त किया? तो यहाँ का उपराजा इन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार ने जो है राजगृह का निर्माण करवाया और उसकी राजधानी बनाया। हो सकता है कि राजधानी इसलिए राजगीर को बनाया जा रहा हो क्योंकि राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्ग था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा परघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जिस तरह बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य के विस्तार करने का लक्ष्य रखा था, उसी प्रकार पुर्तगालियों ने भी इस पद्धति को अपनाया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, मध्य प्रदेश जिसे आधुनिक में पंजाब के नाम से जाना जाता है की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। इन्होंने किस किस से शादी की? तो कौशल नरेश की बहन महाकौशला से, वैशाली की पुत्री चेलना से, मध्य प्रदेश जिसे आधुनिक पंजाब के नाम से जाना जाता है वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो कहते हैं क्या कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और बौद्ध और जैन ग्रंथ अनुसार से पता चलता है कि इसके पुत्र अजातशत्रु ने इनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां इनकी मृत्यु 493 ईसा पूर्व में हो गई। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में इन्होंने भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली थी। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। जहां बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया, वहीं इनके पुत्र ने मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। तो किसकी सहायता से इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया? तो वर्षकार की सहायता से। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कंटक जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। किसके विरुद्ध अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला का प्रयोग किया था? तो लिच्छवियों से युद्ध के दौरान इन्होंने इसका प्रयोग किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उज्जैनी मगध की गद्दी पर बैठा। जहां बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र उज्जैनी ने की। इसी कारण इस वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। उज्जैनी ने पाटली ग्राम की स्थापना की। किसने पाटली ग्राम की स्थापना की? तो उज्जैनी ने।
वह जैन धर्म का अनुयायी था। जहाँ बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वहीं उदयनी जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदयन का पुत्र नागदशक था। तो इसमें कौन कौन से राजा हुए हम लोग पढ़ते हैं हर्यक वंश में। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और फिर हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। नागदशक को उसके आमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि किसी भी वंश की स्थापना जो करते थे उन्हीं के नाम पर उस वंश का नाम रख दिया जाता था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में की थी। वहीं उदयन जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो पाटलिपुत्र में बनाए थे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालशक, इन्होंने जो है अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में ही स्थापित कर दिया। जहाँ शिशुनाग ने बदला वहीं कालशक ने इन्हें पुनः उसी को बना दिया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद व अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद थे। और अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। घनानंद ही जो है सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। कहा जाता है कि चाणक्य को घनानंद ने ही अपने मंत्री सभा में यज्ञ के दौरान जो उनकी बेइज्जती की थी, जिसके कारण चाणक्य ने यह कहा था कि एक दिन तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु के रूप में शिक्षा देकर के जो मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो हम लोगों ने देखा कि मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो शुरुआत में पहले बृहद्रथ वंश आए, उसके बाद हर्यक वंश आए, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आए, उसके बाद नंद वंश आए। नंद वंश के बाद जो है यहाँ पे एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में 14th टॉपिक क्या है? तो वो है सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता फिलिप थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। इनका जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। तो फिलिप जो थे वो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अर्थात सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो हम लोग पढ़ते हैं कि अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने जो भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति शैल्यूकस निकेटर था। तो सिकंदर का सेनापति कौन था? तो शैल्यूकस निकेटर था। प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ा था कि शैल्यूकस निकेटर पश्चिमी यूनानी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर का पंजाब के शासक किससे युद्ध हुआ था? तो सिकंदर का युद्ध पंजाब के शासक पोरस से युद्ध हुआ था। और इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम बिपाशा, यूनानी नाम हाइफासिस, के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। तो सिकंदर जो है व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से बोला अब मेरे से नहीं होगा। तो वहां से जो है वो लौट गया शायद। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन में हुई। तो कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में हुई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकश था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? तो निर्याकश था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा वौकेफला था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बौकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बौकेफला नामक नगर बसाया था। So guys, thanks for watching this video.
अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास